आज हम क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है उसके कुछ मॉड्यूल्स लेके आएंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल में हम कवर कर रहे हैं एक तो इंडिया में जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उसके बारे में। सेकंड, इसी मॉड्यूल में अगर हम अभी इसके बाद बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और थर्ड इसमें हम बात करेंगे सत्याग्रह की। फर्स्ट हम देखते हैं नेशनलिज्म। हमने इससे पहले जो हमारे वीडियोस हैं या क्लासेस हुई उनमें हमने बात किया फ्रेंच और इंडिया। अगर फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच में नेशनलिस्ट फीलिंग जो है नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट से आई थी, और इंडिया में अगर नेशनलिज्म के इफेक्ट की बात करें तो ये एंटी कॉलोनियल इफेक्ट्स के कारण आई। एक्चुअली क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई तो उसका मेन टारगेट इंडिया में सिर्फ ट्रेड था, क्योंकि इंडिया दो रीजन से ब्रिटिश के लिए बहुत यूजफुल था। यू ऑल नोज, फर्स्ट वन इज द रॉ मटेरियल, सेकंड इंडिया इज ऑल्सो द गुड मार्केट, जिससे कि जो ब्रिटिश में जो भी प्रोडक्शन हो सकता था उसे इंडिया के मार्केट में डाला जाता था, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो ये दो फैक्टर्स थे। और इंडिया में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो शुरू में ट्रेड के बाद धीरे धीरे इंडिया को अपने कंट्रोल में लेते चले गए, और इंडिया जो है ब्रिटिश की कॉलोनी बन गया। इंडिया में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ नेशनलिज्म का, ये हुआ एंटी कॉलोनियल, जो कॉलोनियल पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट। और आप सब यू ऑल नो इन प्रीवियस चैप्टर्स नेशनलिस्ट फीलिंग किसे कहते हैं। नेशनलिस्ट फीलिंग में आप जब सब जानते हैं कॉमन हिस्ट्री होती है, कॉमन डिसेंट्स होते हैं, कॉमन कल्चर होता है, कॉमन। हमने देखा जैसे फ्रेंच की भी बात की थी, वहाँ कॉमन नेशनल फ्लैग लिया गया। या अगर हम बात करें कॉमन लैंग्वेजेस की, कॉमन नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इससे क्या होता है एक नेशनल फीलिंग जनरेट होती है। तो फर्स्ट तो ये है कि एंटी कॉलोनियल पॉलिसी के कारण इंडिया में नेशनलिज्म आया। यू ऑल नो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918, 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के साथ इसको फिनिश किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टू पावर्स थी, यू ऑल नो, द अलाइज एंड सेंट्रल। अलाइज पावर में आपका था इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका बाद में इसमें ऐड हुआ था, और सेंट्रल पावर में आपका था ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, क्योंकि ब्रिटिश के अंडर इंडिया एक कॉलोनी थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने इसीलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि हम ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इंडिया डायरेक्टली उसका पार्ट नहीं था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जो इफेक्ट्स अगर देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, तो पहला तो ये हुआ कुछ चीजों की जो प्रोडक्शन था वो ड्रास्टिकली बढ़ा। और कौन सी चीजें थी वो, वॉर गुड्स। इनका जो चीजें थी वो तेजी से बढ़ी, जैसे पैंट, मैट्स, या अगर देखें हम तो जो ड्रेसेस थी, इन सब की चीजें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन बढ़ा, और वॉर की जरूरतों को पूरा करने के लिए मनी चाहिए था। मनी की रिक्वायरमेंट के लिए क्या किया गया, कस्टम ड्यूटीज जो है बढ़ा दी गई, जो गुड्स थे उनको महंगा कर दिया गया। महंगा कर दिया गया, प्राइसेस बढ़ गए, ड्यूटीज बढ़ी हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस जो हैं गुड्स के वो बढ़ जाएंगे। ड्यूटीज बढ़ी तो प्राइसेस बढ़े। तब भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी तो न्यू टाइप ऑफ टैक्सेस इम्पोज्ड, नए नए टैक्सेस लगाए गए इंडिया के ऊपर। इसके बाद अगर हम देखें इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये तो कंडीशन वैसे ही चल रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया में एक जो टाइम पीरियड ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था, एक वर्ड आया है, दैट इज द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मीन्स फोर्सफुली, रिक्रूट मीन्स उनको किसी और चीज में रिक्रूट करना, मतलब उनको जॉब देना। तो मीन्स क्या किया जाता था, फार्मर्स, वर्कर्स, स्पेशली उन लोगों को ले जाके किसमें पोस्ट रिक्रूट किया जा रहा है, आर्मी में, बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ वॉर। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डिमांड इंग्लैंड को पूरी करनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो आर्मी की रिक्वायरमेंट के लिए फार्मर्स या वर्कर्स या अदर जो पेजेंट्स थे या आर्टिजन्स थे उनको आर्मी में पोस्ट रिक्रूट किया जाता। तो ऑब्वियसली बात है ये एक इफेक्ट हुआ। इसके बाद अगर हम देखें जो टाइम पीरियड था, मीन्स 1819 या वी कैन से दैट 1919 to 20, in this time period there are so many hardships like poverty, second famine, crop failures, फसलें हो नहीं पा रही थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, फेमाइन पड़ रहे थे, प्लेग आप देखेंगे, एपिडेमिक्स,
कई एपिडेमिक्स जो थी वो फैल रहे थे, जिसके कारण ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नेगेटिव इफेक्ट यही पड़े। जब भी आप देखते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो नया यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था, कुछ नए तरीके की आप देखेंगे इंडस्ट्रीज आई थी, लेकिन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो सारी इंडस्ट्री जो है डिक्लाइन होती गई और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से जनरेट हुआ। ये तो आएगा आपका इफेक्ट। इन सब ने कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में अपना रोल दिया, और इस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को फाइनली जो रूप दिया गया वो दिया महात्मा गांधी ने उनके लीडरशिप में। ये सारी कंडीशंस बनती जा रही है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1915 की। 1915 when गांधी जी केम टू इंडिया, यू हैव टू नोट दिस डेट, 9 जनवरी 1915। इससे पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, और एक वर्ड है सत्याग्रह। सत्याग्रह का उन्होंने वहां इस्तेमाल किया था। सत्याग्रह 2 वर्ड्स पे है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस। In this, we have to try to do something with the help of truth and non-violence. Already Gandhi ji used in South Africa. There are so many policies in that. First one you already read in apartheid, racial discrimination, and he was also the victim of that. तो इन्होंने सत्याग्रह का यूज ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में किया था। जब इंडिया में आए 9 जनवरी 1915 को, तो इन्होंने 2 वर्ड यूज किए, एक्टिव रेजिस्टेंस एंड पैसिव रेजिस्टेंस। समन सेड कि जो ये गांधी जी का सत्याग्रह था जो ट्रुथ वे में, तो उसे उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस कहा, बट गांधी जी सेड नो, इट वाज नॉट द पैसिव रेजिस्टेंस, इट इज एक्टिव, बिकॉज इट इज नॉट द टूल ऑफ वीक पर्सन। ही सेड इट इज द टूल ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथफुल पर्सन। सिर्फ एक पावरफुल पर्सन ही इनका यूज कर सकता है, कमजोर व्यक्ति का अधिकार नहीं में पावर ही नहीं है सत्याग्रह का यूज करे। तो ये एक नया जो टूल है वो लेके आए थे, और इसी बेस पे हम जो अपना नेक्स्ट मॉड्यूल देखेंगे, जो उनके मास मूवमेंट रहे बिगिनिंग में नॉन कोऑपरेशन से पहले, उसमें हम सत्याग्रह का यूज कैसे किया गया, हाउ कैन यू यूज द सत्याग्रह, तो वी विल टॉक अबाउट दिस। तो वी हैव कवर्ड 3 टॉपिक, नेशनलिज्म इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, सेकंड इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, हाउ कैन इट कन्वर्ट into the anti-colonial movement. Third one is the role of Satyagrah given by Gandhi ji. Thank you so much.